नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के कुछ अहम जानकारियों को लेकर के आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी जानकारियों को हासिल करते हैं। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ईसीएचएस के एनुअल वेरिफिकेशन में हुआ बदलाव, नए गाइडलाइन जारी किए गए। जी हां दोस्तों, आप सबको पता होगा कि 18 साल से ऊपर के अगर आपके डिपेंडेंट हैं तो उनमें से आपके स्पाउस को छोड़ के बाकी जितने भी डिपेंडेंट हैं उनका एनुअल वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है ईसीएचएस में। तो अब इसमें बदलाव किए गए हैं, कुछ कागजातों में परिवर्तन हुआ है, उसको दिखाऊंगा आपको, लेटर दिखा के समझाऊंगा कि क्या अब चेंजेस हुए हैं। अब केवल एक ही डॉक्यूमेंट चलेगा एनुअल वेरिफिकेशन में। जी हां, अब एनुअल वेरिफिकेशन के लिए केवल और केवल एक ही डॉक्यूमेंट चलेगा। क्या है माजरा, चलिए लेटर देख के समझते हैं। दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर के सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस द्वारा निकाला गया ये लेटर है, जो कि ईसीएचएस में वैलिडेशन की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन के बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों, हम जब ईसीएचएस में वैलिडेशन करते हैं, 18 साल से ऊपर के अगर आपके डिपेंडेंट है आपके स्पाउस को छोड़ के, तो उनका एनुअली हर साल हमें वेरिफिकेशन करना पड़ता है ईसीएचएस कार्ड को रिन्यू करने के लिए। तो ऐसे में दोस्तों, अब ये जो परिवर्तन किया गया वो किया गया इसके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। जो डॉक्यूमेंट्स लगते थे पहले वेरिफिकेशन के लिए, उसमें कुछ थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं, उसके बारे में ये लेटर निकाला गया है। दोस्तों, आप सबको बता दूं, यहाँ पर लेटर में डिस्क्राइब किया गया है कि आखिर ये जारी क्यों करना पड़ा, ये बदलाव करना क्यों पड़ा है। आप ये वीडियो को पॉज करके यहाँ जो लिखे गए हैं पैराग्राफ नंबर 2 और 3 में वो पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जो परिवर्तन किए गए हैं वो मैं आपको समझा देता हूं कि क्या था और क्या हुआ है। ये देखिए, फॉर और रीड में क्या क्या है। फॉर यानी कि क्या पहले था, रीड यानी कि क्या अभी किया गया है। देखिए दोस्तों, फॉर का मतलब है पहले क्या था। पहले यह था कि जो भी पैन कार्ड वाले आपके डिपेंडेंट हैं जिनका वेरिफिकेशन आपने करना है, उनका अगर फॉर्म 26 अल्फा भी हो तब भी चल जाता था, या ITR 5 या ITR V फॉर्म जो होता है वो भी हो तब भी चल जाता था, जिसको हम ITR का एक्नॉलेजमेंट भी कहते हैं। लेकिन अब रीड के तौर पे क्या परिवर्तन किया गया है, रीड यानी कि लागू क्या किया गया है। लागू ये किया गया है दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ पैन कार्ड होल्डर जो पेंशनर हैं, जो उनके डिपेंडेंट हैं, वो केवल और केवल 26 अल्फा फॉर्म ही अपलोड करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। यानी कि ITR 5 वाला ये जो ऑप्शन है इसको हटा दिया गया है। यानी कि अब एक ही डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होगा और वो होगा जो डिपेंडेंट हैं उनका पैन कार्ड का 26 AS फॉर्म। और अगर पैन कार्ड नहीं है किसी डिपेंडेंट के पास, तो उनका पहले जैसे इनकम सर्टिफिकेट लगा के काम चलता था, उसी हिसाब से इनकम सर्टिफिकेट लगा करके ही उनका वेरिफिकेशन चलता रहेगा। लेकिन पैन कार्ड वालों को अब केवल और केवल फॉर्म 26 AS से ही वेरिफिकेशन हो पाएगा। तो आप सबने देखा दोस्तों कि जो पहले वेरिफिकेशन होता था ITR 5 या ITR V, जो एक्नॉलेजमेंट होता था उसको लगा के भी हो जाया करता था। लेकिन अब जो आपके अगर पैन कार्ड होल्डर डिपेंडेंट है तो उनका वेरिफिकेशन केवल और केवल फॉर्म 26 AS से ही होगा। हालांकि जिनका पैन कार्ड नहीं बना है वो जैसे पहले वेरिफिकेशन होता था इनकम सर्टिफिकेट लगा के, वैसे ही हुआ करेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगली जानकारी की ओर। आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली जानकारी दोस्तों, इक्वल MSP केस की अगली डेट 10 मई या 13 मई। जी हां, सोशल मीडिया में आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 10 मई है या 13 मई है। कोई बोल रहा है 10 मई है, कोई बोल रहा है 13 मई है, क्योंकि कल थी सुनवाई माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में। तो वहां पर सुनवाई तो कुछ हुई नहीं, माननीय जज साहब ने अगला डेट दे करके उठ गए। तो ये एक गरीमत है कि डेट जो है ज्यादा दूर की नहीं मिली, डेट बहुत नजदीक की मिली है। तो ये जो डेट है दोस्तों ये 13 मई है, यानी कि 10 दिन बाद का। जी हां, अगले 13 मई को इक्वल MSP के ऊपर अगला सुनवाई होगा। और इसमें और एक अच्छी चीज ये है कि उसमें जो है कोई 3:30 बजे का समय नहीं है। पहले समय दिया जाता था 3:30 बजे, और 3:30 बजे होते होते समय खत्म हो जाता था। लेकिन अब की बार जो है समय नहीं दिया गया, ये एक पॉजिटिव चीज है। चलिए आगे समय बताएगा कि क्या होगा, लेकिन जो सुनवाई की डेट है वो 13 मई है। आपको क्लैरिफिकेशन होना जरूरी था। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, पेंशनर को लागू है ट्रेवलिंग अलाउंस। जी हां, आपने सुना था, आप अगर पेंशनर हैं, डिफेंस पेंशनर हैं, तो आपको भी ट्रेवलिंग अलाउंस लागू है। जी हां, आप अगर विधवा पेंशनर हैं, आप फैमिली पेंशनर हैं, तो आपको भी ट्रेवलिंग अलाउंस लागू है। कैसे लागू है, किस तरीके से लागू है, कैसे क्लेम करना, कितना लागू है, सारी चीजें बताऊंगा। किसको लागू है, कितना लागू है, कैसे लेना है,
सभी चीजें बताऊंगा, बकायदा आपको लेटर दिखा के समझाऊंगा। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों, ट्रेवलिंग अलाउंस से जुड़ा हुआ 30 अप्रैल 2024 का ये बेहद महत्वपूर्ण लेटर है, जो कि पेंशनर के ट्रेवलिंग अलाउंस के बारे में इस लेटर में जानकारी दी गई है। कैसे लागू है, किनको लागू है, किस तरीके से लेना है, सारी बातें इस लेटर में लिखी गई है। दोस्तों, ये फैसिलिटी कोई नई शुरू हुई फैसिलिटी नहीं है, पहले से ही लागू है, लेकिन पेंशनर्स को, लोगों को पता ना होने की वजह से ये फैसिलिटी का फायदा वो नहीं उठाते हैं। तो आप आज के इस वीडियो में ये क्लैरिफाई हो जाइए दोस्तों कि क्या आपको लागू है, कैसे आपको क्लेम करना है। देखिए, ट्रेवलिंग अलाउंस जो आपको लागू है वो कैसे लागू है। आप मान लीजिए ईसीएचएस में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, आपको रिफर किया जाता है किसी और जगह पर, तो आपका जो उस जगह पर जाने का और आने का जो किराया है, जो खर्चा है, वो आपको वापस किया जाएगा। ना सिर्फ आपका, आपके साथ एक अटेंडेंट का भी खर्चा माफी रहेगा, खर्चा उनका भी वापस किया जाएगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि अब आपको बता दूं कि किस रेट से आपको मिलेगा। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं, अमाउंट एडमिसिबल विल बी लिमिटेड टू रेल फेयर इन एंटाइटल क्लास, यानी कि एंटाइटल क्लास की बात करूं तो आज के डेट में सिपाही तक को भी AC3 लागू है। तो AC3 या जेसीओस को लिए AC2 और किसी किसी कैटेगरी में AC1 भी लागू है। तो आपका मान लीजिए, आप फॉर एग्जांपल आपको मिसाल के तौर पे बता दूं, आप अगर आगरा के ECHS में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, आपको रिफर किया जाता है दिल्ली, तो आपका आगरा से दिल्ली और दिल्ली से वापस आगरा आने का जो किराया लगेगा आपका और आपके अटेंडेंट का, वो वापस किया जाएगा। और दोस्तों, ये वापस कैसे आपने लेना है, इसके बारे में भी इस लेटर में जानकारी दी गई है। जैसे 2 नंबर पैराग्राफ का सब पैराग्राफ नंबर C में आप देख पा रहे हैं, क्लियरली लिखा हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं। दोस्तों, नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करने हैं ऑफिसर इंचार्ज पॉलीक्लिनिक को, आपके जो पॉलीक्लिनिक के ऑफिसर इंचार्ज हैं उनको करने हैं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम ECHS मेंबर, आपसे एक एप्लीकेशन फॉर्म, आगे फोटोकॉपी ऑफ स्मार्ट कार्ड और ECHS रजिस्ट्रेशन स्लिप, यानी कि या तो टेम्परेरी स्लिप या तो जो आपका स्मार्ट कार्ड है उसका फोटोकॉपी चाहिए। साथ ही साथ रेफरल नंबर, यानी कि जो आपको रेफर किया गया उसका नंबर चाहिए। नेम ऑफ प्लेस एंड हॉस्पिटल रिफर्ड टू, यानी कि जिस हॉस्पिटल में आप को रिफर किया गया उस हॉस्पिटल का नाम और उस जगह का नाम चाहिए। साथ ही साथ एक कंटीजेंट बिल चाहिए और टिकट ऑफ द पेशेंट एंड अटेंडेंट, यानी कि आपके जो अटेंडेंट है या आपका जो टिकट लगा है, जो खर्चा लगा है, किराया लगा है, वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी जानकारी है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स को ऐसी जानकारियों के अभाव की वजह से वो अपने हक नहीं ले पाते। तो आज के बाद अगर आप भी रेफर केस में ECHS की थ्रू से ट्रीटमेंट कराते हुए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो आपको भी ये एंटाइटलमेंट है, आप अपना टिकट का किराया जो है वापस क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, आप सबने देखा दोस्तों, आप अगर ECHS से रिफर होकर के एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए जाते हैं, तो आपका जो खर्चा लगता है किराए के तौर पर, वो खर्चा आपको वापस मिलेगा। ना सिर्फ आपको, आपके जो अटेंडेंट रहेंगे या एस्कॉर्ट या जो गार्ड रहेंगे उनको भी वापस मिलेगा। तो एक खुशी की खबर है, अच्छी जानकारी है। चलिए दोस्तों, अगली अहम जानकारी, 20%, 30%, 40%, 50% और 100% एडिशनल पेंशन में ये जरूर ध्यान दें। कई सारे पेंशनर्स का ये सवाल मेरे वीडियो में आया था कि अगर 80 साल पूरा होने पर भी या 85 होने पर भी, 90 होने पर भी ना मिले एडिशनल पेंशन, तो क्या कार्रवाई करें। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं। और कल जो मैंने आपको जानकारी दी थी, जिन पेंशनर की उम्र 100 साल हुई थी, उनको भी संघर्ष करने के बाद मिला है। उनके जो बच्चे हैं उन्होंने संघर्ष किया, हालांकि उनको 2003 से ही लागू था एडिशनल पेंशन, लेकिन उनको 2018 में दिया गया। तो वो जो बीच का 2003 से 2018 के बीच का है, उसको क्लेम करने के लिए भी मैंने उनको गाइड किया है कि कैसे उसको क्लेम करना है, कैसे ग्रीवेंस डालना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर होने के बावजूद भी उनको एडिशनल पेंशन नहीं मिल रहा है। हालांकि इसको ऑटोमेटिकली शुरू कर दिया जाना चाहिए PCDA द्वारा, स्पर्श द्वारा, लेकिन आज भी देखा गया है कि कई सारे पेंशनर्स का ऑटोमेटिकली शुरू नहीं हो रहा है। तो आप चेक कीजिए, आपका अगर आपके किसी पिताजी का, आपके दादा दादी जी का अगर 80 साल से ऊपर हो गया है उम्र, तो जरूर ग्रीवेंस डालिए CP ग्राम्स में, और स्पर्श के अंदर भी ग्रीवेंस डालिए, और आपका जो हक है एडिशनल पेंशन का वो जरूर लीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक, आज से सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।